इसको चाहिए, जरूरत है? आप श्योर हैं? तो हमारा 2 दिन का जो कौमी कन्वेंशन या नेशनल कन्वेंशन बोलिए, वो अभी हमारी मीटिंग खत्म हुई और आज रात में हमारी एक जनसभा है, पब्लिक मीटिंग है। तो इस 2 दिन के हमारे कौमी कन्वेंशन में बहुत सी बातें, बहुत से ओपिनियन, बहुत से सजेशन, एडवाइस हमारे पार्टी के जिम्मेदारों ने दी है और बहुत सी चीज़ों को हमने पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए जो अच्छे ओपिनियंस थे, सजेशन थे, एडवाइस थे, हमने उसको कबूल भी किया और बहुत से चीज़ों पर हम काम भी करेंगे। और साथ ही साथ हमने आज 15 रेजोल्यूशंस हमने पास किए हैं, 16 रेजोल्यूशंस पास किए हैं। वो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है आप लोगों के लिए। अगर आप चाहें तो मैं रिपीट कर सकता हूँ, मगर अननेसेसरी वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो। तो उसमें इम्तियाज साहब बोले, इसमें एक है अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज एंड दलित्स, दूसरा है कि रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स, तीसरा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, चौथा है लव जिहाद, फ्रीडम और रिलीजियस लॉज, पांचवा है वक्फ प्रॉपर्टीज, 6th है रिलीज ऑफ मुस्लिम प्रिजनर्स इन तमिलनाडु which the DMK had promised in their manifesto completed 10 years, violating secularism / Hindu Rashtra, educational schemes, civil liberties। फिर हमने एक नेशनल एजेंडा हमारा उसको पास किया। फिर सीमांचल के बारे में, सोशल वेलफेयर की स्कीम्स के बारे में, चाइना के बारे में, बुलडोजर इनजस्टिस, बीफ एंड मीट बैंस। तो ये तमाम 6 चीज़ें, 16 रेजोल्यूशन हमने पास किए हैं और ये रहा है। तो ये पहला राष्ट्रीय अधिवेशन था, इसमें कई सारे सुझाव आए थे। क्या कुछ कहना है कार्यकर्ताओं को? क्या उनको किसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अनाज नहीं खाने? बहुत से चीज़ें हैं जो उन्होंने हमको बताया है और हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि उन तकालीफ को कैसे दूर किया जा सके, इस पर हम सोचेंगे, बैठेंगे और काम करेंगे। साथ ही साथ हमको बहुत सी उन्होंने यही बात बताई है कि और हमारे ज़्यादा विजिट्स होने चाहिए, मेरे इम्तियाज जलील साहब के, और मीटिंग ज़्यादा होने चाहिए। तो इस सिलसिले में हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे और उनको पूरा डेट वेट देंगे। फिर उसके बाद ये भी आया कि इलेक्शन जहाँ पर होगा ज़रा कैंडिडेट का सिलेक्शन जल्दी हो जाए और जो पार्टी को आगे लेकर बढ़ सकते हैं उन लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए। तीसरा अलायंसेस के बारे में बात हुई है। चौथा ये है कि ये सब जो रेजोल्यूशन है उस पर ही हम लोग डिस्कशन किए हैं। तो ये रहा सर कई महीनों से महाराष्ट्र में 14 महानगर पालिका जो है उनके इलेक्शंस जो है वो नहीं हुए हैं और अभी इलेक्शंस का आने वाला माहौल 2024 का है। इसके लिए आप यहाँ पर आएंगे मुंबई और महाराष्ट्र का चुनाव को ध्यान में रखते हुए? चुनाव को ध्यान में रखते नहीं, सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखकर ही हम ये कन्वेंशन नहीं कर रहे हैं। वो भी एक ऑब्जेक्टिव है, बट मेन ये था कि हमारी पार्टी को कैसे स्ट्रेंथन करना। जो हमारा प्रेजेंस आज माशाल्लाह से वतन अजीज के 15-16 स्टेट्स में है और उन सब से बात करके आगे कैसे लेके जाना, वो असल मकसद था। और हमने ये भी डिसाइड किया कि आइंदा साल हैदराबाद में ये कन्वेंशन होगा पार्टी का। अच्छा साहब, 2 चीजें, एक राष्ट्रीय स्तर पर मजलिस को मजबूत करने के संदर्भ में क्या फैसले लिए गए, एक दूसरा क्या नेशनल लेवल पे कोई ऐसी बॉडी बनाई जाएगी ताकि स्टेट कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सके?
हाँ, वो भी एक पॉइंट आया है और उस पर हम लोग काम करेंगे। जितना हो सके सही कोऑर्डिनेशन हो सके, मैसेजिंग अच्छी हो सके, इसीलिए हमने 2 दिन में 2 सोशल मीडिया के और कम्युनिकेशन स्किल्स के प्रोग्राम हमने करवाए हैं। वो भी होगा। मजलिस के संविधान में कुछ बदलाव करने के संदर्भ में कुछ फैसले लिए गए या कोई संकेत ताकि और भी सदस्यों को राष्ट्रीय बॉडी में शामिल किया जाए, ताकि आपसे नहीं, हमारे संविधान हमारा है और अगर संविधान में कुछ करने की जरूरत है तो वो भी देखेंगे। पर अभी जो भी सजेशंस आए हैं, मेरे ख्याल से वो संविधान को सामने रखकर हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो बिल्कुल करेंगे। सर, आपने आज अधिवेशन में कहा है कि 2024 की तैयारी जो है वो आपने करनी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के अलावा कई और राज्यों में भी आप चुनाव लड़ने के लिए प्रयास करेंगे। कौन से राज्य होंगे और किस तरह का ये प्रयास है? तो ये आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दी हो जाएगा? जवाब ये बहुत जल्दी हो जाएगा। कोशिश करना तो हमारा काम है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाना हमारी ख्वाहिश है, कोशिश है, और नेचुरल है हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना प्रेजेंस बढ़ाना। तो हम लोग भी अपना प्रेजेंस बढ़ाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे 2024। सर, आप से संबंध जो है सुधारने की जो एक बात मालूम हुआ है, एक मीटिंग कर रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं, वो क्या है पूरा और किस तरह से? ना, RSS से मिलने के लिए आप लोगों ने जो 5 लोगों की कमेटी बनाई है, ये किसने बोला है भाई? किसने बोला भैया? ये बारिश प्रधान जी आपको नहीं, आप लोग पढ़े नहीं, इसका मतलब नहीं, आप वो नोट देख लीजिए नेट के ऊपर। इसमें है कि AIMIM condemns recent efforts made by few elite thinkers or self-proclaimed leaders to legitimize संघ परिवार and enter into talks with संघ परिवार। वो हमने कहा है, और उसका एक और भी 2-3-4 पैराग्राफ अगर आप पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा। सर, बिहार में लगातार जो गठबंधन की सरकार है वो और बीजेपी लगातार रैली कर रही है, जिससे क्या, और आप वहाँ पर अभी तक गए नहीं हैं, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में आप? नहीं, जा रहे हैं ना, जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। हम जाएंगे, रमजान से पहले जाएंगे वहाँ पर, बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल, वो बिहार तो छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, खासतौर से सीमांचल की सरजमीन। और हम उन्होंने जो 4 MLAs को राजद ने और कांग्रेस ने खरीदा है MIM के, उन्होंने तो सीमांचल की जनता के पीठ में खंजर घोंपा है। उन्होंने सीमांचल की जनता के ख्वाबों को चूर किया है, उनको शर्मिंदा किया है, और वही सीमांचल की जनता उनको जवाब देगी कि कैसा सेकुलरिज्म के नाम पर नाटक करते हैं, धोखा देते हैं। बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, सीमांचल जाएंगे। साहब, आपने अपने भाषण में भी कहा कि बिहार में जो अच्छा, आप सुन लिए भाषण जो ऑफ रिकॉर्ड था आपके लिए, तो नहीं, वो नहीं बोल सकता हूँ। नहीं, वो विदाउट मीडिया के इंटरनल पार्टी मीटिंग थी वो। अब लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। जब लड़े नहीं थे, जब कुमारास्वामी के लिए हम कैंपेन सपोर्ट किए थे, अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। सर, आप कह रहे हो कि महाराष्ट्र में पार्टी बढ़ाने के लिए आप आ रहे हो, बट कल आपकी 2 सभाएं कल मुंब्रा में हुई, आज मलाड मारवानी में सभा होने वाली है। कल मुंब्रा में सभा हुई थी, उस पर वहाँ के जो MLA NCP के जितेंद्र आव्हाड, उन्होंने टिप्पणी की है कि लगता है शायद से कि अभी चुनाव आया है, इसके लिए शिंदे सरकार ने आपको यहाँ पर बुलाया है प्रचार। नहीं, वो उनके तो पुराने रिश्ते हैं उन लोगों से, उनके तो हर जगह रिश्ते हैं उनके, और वो तो गवर्नमेंट बना रहे थे ना। वो जो वो क्या बोलेंगे उसको, जो निकाह हुआ था अजीत पवार का और फडणवीस का, अब उसमें नहीं मालूम दूल्हा कौन थे, दुल्हन कौन थी, और उसमें ट्रिपल तलाक हुआ या फिर कौन खुदा हुआ, मेरे को नहीं मालूम। मगर ये महाशय तो वहां पर भी नजर आ गए थे। ये तो सत्ता के लिए किधर भी चले जाते, अब सत्ता में नहीं है। देखिए, 5 साल पहले जब भी 3-4 साल पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो इन्होंने हमारे एक कैंडिडेट को खरीद लिया था। तो इसलिए हमने कहा कि अब जो कैंडिडेट आएगा
वो पहले के कैंडिडेट की तरह बेईमान नहीं होगा। वो तुमसे मुकाबला करेगा। और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है मुमरा में, 8 साल से वो म्युनिसिपल हॉस्पिटल बना रहे हैं 150 करोड़ का। जो जमीनें रिजर्वेशन की थी माशाल्लाह से पूरा उस पर पेट भर गया, खत्म ही हो गई वो जमीनें। स्कूल नहीं है वहां पर, कॉलेजेस नहीं है। तो वो ये बात कर रहे हैं, उनको बात करना चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि हम लड़ेंगे चुनाव। आपने 16 रिजोल्यूशन का जिक्र किया, उसमें से 2 अहम मुद्दे हैं, एक हिंदू राष्ट्र और यूपीसी, इसके बारे में विस्तार से बताइए क्या आपने तय किया, क्या चर्चा हुई। एक बात बताइए कि आज हमारे देश में कोई हिंदू राष्ट्र बोल रहा है, कोई खालिस्तान बोल रहा है, क्या हो रहा है? ये अमृत काल में अमृत कौन है और ये अमित क्यों खामोश है? ये अमृत का बोलना और अमित की खामोशी समझ में नहीं आ रही मेरे को। अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, क्या हो रहा है? और जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उनको रोक क्यों नहीं लग रहा है? भारत एक ऐसा देश है जिसका कोई रिलीजन नहीं है और उसमें हर थोड़े दिन को कोई बोलता है कि हम लोग ये क्या बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बना देंगे। भाई बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये क्लियरली बोलता है कि इस देश का कोई रिलीजन नहीं है, ये देश सब रिलीजन को मानता है और जो किसी रिलीजन को नहीं मानता वो उसको भी सेलिब्रेट करता है। तो इस तरह की बात करना हर थोड़े दिन को बीजेपी के लीडर्स, आरएसएस के लीडर्स ये बातें करते रहती हैं और फिर उनको ये मानना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र इज एंथेटिकल टू लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले नहीं जानते कि सेकुलरिज्म भारत के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और उसका मतलब क्या है कि एक समुदाय का आइडेंटिटी उसको प्राइमेसी मिलेगी, दूसरों को नहीं मिलेगी। तो आप तो ये बात करके आप तो एलिनेट करना चाह रहे भारत को, भारत के कई कल्चर्स को, समुदायों को। अब दूसरा आपने क्या कहा था? यूसीसी का। हाँ, यूसीसी का। तो यूसीसी का ये बताइए, यूसीसी और रिलीजियस कन्वर्जन लॉज, यूसीसी और लव जिहाद लॉज, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। और हम तो शुरू से कह रहे हैं कि हम अपोज करते हैं यूसीसी को। आर्टिकल 29 जो है अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है। ये जो क्वेश्चन उठते हैं इनहेरिटेंस के, एडॉप्शन के, मैरिज के, डिवोर्स के, ये पूरे दे आर ऑल इनहेरेंट पार्ट्स ऑफ कल्चर एंड दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 29। हाउ कैन यू आउटलॉ इट? आप आउटलॉ नहीं कर सकते उसको। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी को अपने रिलीजियस लॉज से कोई शादी नहीं करना है तो आपके पास स्पेशल मैरिज एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, आप उसका इस्तेमाल करिए ना। हमारा मानना यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड विल बी ए मेजॉरिटेरियन लॉ दैट विल आउटलॉ पर्सनल लॉज ऑफ माइनॉरिटीज while protecting Hindu family law. The Constitution talks about uniform and not common. और इंडिया का जो इंडिया की जो ताकत है, उसका सोल है, वो डाइवर्सिटी एंड प्लुरलिज्म है। एक वन सिंगल लॉ कैनॉट गवर्न आवर आउटस्टैंडिंग डाइवर्स एंड पॉपुलस कंट्री। तो ये हमने कहा है। सर, मॉब लिंचिंग के ऊपर ये रेजोल्यूशन पास हुआ है और एजुकेशन के ऊपर भी पास हुआ है, हाँ। इसके ऊपर क्या बताएं? तो मॉब लिंचिंग के ऊपर जो हेट क्राइम्स हो रहे हैं उसके ऊपर हम
हमने ये कहा है कि चाहे मॉब लिंचिंग दलित की होती है, मुसलमान की होती है और ईसाइयों की, क्रिश्चियन की होती है, तो इनको निशाना बनाना का मकसद ये है कि एक पोलराइज करना सोसाइटी को, ये टारगेटेड वायलेंस है। और ये जो सो कॉल्ड धर्म संसद में जो ओपन कॉल और जेनोसाइडल कॉल्स होता है, इसको रोकने की जरूरत है। और साथ ही साथ जो है सेक्युलर पार्टीज जो अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं, इनको इसका कंडेमनेशन करना चाहिए ओपनली, जो नहीं करते हैं। और हमने ये भी कहा कि एक डेडिकेटेड सेल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में बनाने की जरूरत है, जो इस तरह के जो हेट क्राइम करते हैं इनको ट्रैक किया जाए। और जो मेजॉरिटेरियन रिलीजियस रेडिकलाइजेशन इस देश में हो रहा है उसको रोका जाए। आप बोलेंगे कहाँ हो रहा है? रात के 9 बजे बहुत से एंकर्स बैठकर इसको मुद्दा बना देंगे, उनको मिल गया होगा गुलाब जामुन, तो जुनैद और नसीर को क्या बोलेंगे? इज दैट नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मेजॉरिटेरियन रिलीजियस रेडिकलाइजेशन? ये तो उसका मिसाल है कि एक प्रदेश से किसी को उठाकर गवर्नमेंट की गाड़ी में किडनैप करके मार के पीट के पुलिस नहीं लेती तो ले जाकर उनको जिंदा जला दिया जाता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री में एक डेडिकेटेड सेल को खोला जाए इन लोगों को ट्रैक करने के लिए। और जो कोई भी इस तरह की बकवास करता है, चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और हम तो चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर से ये बात शुरू हो, कंडेम करना शुरू करें इसको। प्राइम मिनिस्टर कंडेम करें उसको, इन चीजों को जो बार बार उनके ही एमपीज कह रहे हैं। दिल्ली में उनका एक एमपी बोलता है कि मुसलमानों का सोशल बाइकआउट करो, उनकी एमपी कहती है भोपाल की, कर्नाटका में कि चाकू को सिर्फ तरकारी के लिए इस्तेमाल मत करो। तो प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, फिर चीफ मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो इसको कंडेम करें। आपका दूसरा सवाल था स्कॉलरशिप का, बोलते ना, तो स्कॉलरशिप में आप देखिए, हमारा मानना यह है कि मोदी सरकार ने डिलिबरेटली मुसलमानों को एजुकेशन से दूर रखने के लिए मौलाना आजाद नेशनल स्कॉलरशिप खत्म करी। दे हैव रेस्ट्रिक्टेड द स्कोप ऑफ प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, नॉट ओनली फॉर माइनॉरिटीज, सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए नहीं बल्कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए भी उन्होंने कर दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार की मोहब्बत है अल्पसंख्यक समाज से, आदिवासियों के लिए और शेड्यूल कास्ट के लिए, क्योंकि यही स्कीम से फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स पैदा हो रहे थे। आपने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया और इस साल बजट में 40% मुसलमान माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्ट्री का बजट कट कर दिया गया। मैंने आप जो है वो 20% जो भारत की आबादी माइनॉरिटी है उसको आप हमेशा पीछे रखना चाहते हैं, तो ये आप एक एंटी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये आप उनको एजुकेशन से दूर रखना चाह रहे हैं। सबसे ज्यादा आप देख लीजिए कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन आदिवासियों के, मुसलमानों के और फिर दलितों के, और उसकी वजह यह है कि पैसे नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो हम ये डिमांड किए कि नरेंद्र मोदी सरकार दोबारा इस स्कीम को बहाल किया जाए और स्कॉलरशिप के नंबर्स को बढ़ाया जाए, उसको डिमांड ड्रिवन करें। सर, आपने जुनैद और नासिर का जो जिक्र किया, उसके करते हुए एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जो आरोपी है वो अब तक मनीषा नहीं पकड़ा गया। क्या कहना चाहिए? अब कौन बी टीम है? बी टीम कौन है अभी? हद तो ये है कि घटमिका से 40 मिनट के फासले पर अशोक गहलोत और कांग्रेस के वो नेता जो पूरा भारत घिरे हैं, एक रॉयल फैमिली की शादी में जाते हैं और जुनैद और नसीर के घर को नहीं जाते। सिर्फ 40-45 मिनट का रास्ता था। और फिर जब चुनाव आएगा तो वो डायलॉग मारना शुरू कर देंगे कि ओवैसी की बात में मत आओ। सवाल जुनैद नसीर के इंसाफ का है। अच्छा, आप देखिए कि राजस्थान में इसी तरह से 2 घटनाएं हुई जो हाईली कंडेमनेबल है।
वहां पर कांग्रेस की सरकार ने 50-50 लाख रुपए और एक गवर्नमेंट की नौकरी दी। यहां पर 15 लाख दे रहे हैं और 3 स्कीम के तहत दे रहे हैं और गवर्नमेंट की नौकरी नहीं है। अरे भाई, जहां भी मरा तो इंसान ही तो मरा। अच्छा, फिर भारत के प्रधानमंत्री बोलते कि क्या बोलते, पसमानदा मुसलमान। ये मियो पसमानदा मुसलमान नहीं है क्या? अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री को ये भी याद दिलाना चाह रहे, उनको, उनकी सरकार को मुगलों से बड़ी नफरत है ना। अरे भैया, ये मेवाती लोग थे जो मुगलों की नाक में दम करके रख दिए थे 1500 सदी में। तो कम से कम उस बिना पर तो उनसे हमदर्दी कर लीजिए आप। वो भी नहीं करते। तो ये कांग्रेस की सरकार जरूर है, मगर ये भी तो हो रहा है ना। सर, आपने बी टीम का जिक्र किया। हाँ। महाराष्ट्र में सेना के अब 2 गुट हो चुके हैं और सब जन जो है वो बीजेपी के खिलाफ अब एक साथ यूनाइटेड हो रहे हैं। और सेना के जो अभी खासदार है ठाकरे गुट के अरविंद सावंत, उन्होंने आप पर इल्जाम लगाया कि जब लोग यूनाइटेड होकर एक साथ बीजेपी के खिलाफ वो हमको ये बताएं, तो वो हमको ये बताएं कि तुम नरेंद्र मोदी के साथ 8 साल गिल्ली डंडा खेल रहे थे, नहीं खेल रहे थे? तुम नरेंद्र मोदी के साथ गुलाब जामुन खा रहे थे, नहीं खा रहे थे? जब इखलाक और पीलू खान को मारा जा रहा था तो तुम क्या नरेंद्र मोदी के साथ गोद में बैठकर चाय नहीं पी रहे थे? बताओ। तुम्हारी पार्टी के 2 टुकड़े हो गए और फिर तुम ये बात करते हो बी टीम की। तुम कैसा चुनाव लड़े 2019 का? आज भी तुम हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ना चाह रहे। तुम हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ रहे, हम कैसा कोई साथ देंगे तुम्हारा? हम कांग्रेस से पूछना चाह रहे कि क्या शिवसेना, अब कौन सी शिवसेना, नाम नहीं मालूम मेरे को, वो जो उद्धव ठाकरे की है, वो सेक्युलर है क्या? कांग्रेस पार्टी बोले इस बात को, बोले कांग्रेस पार्टी को हम चैलेंज कर रहे, बताओ। एनसीपी को हम चैलेंज कर रहे, तुम बताओ। आप बताओ ना क्या हो रहा है। ये 21 साल के शिवसेना के एमपी को इम्तियाज जलील हरा के आए, उनको वो समझ में नहीं आता कि कैसा हार गए। वो पेट में दर्द उनको बहुत है उसका। 21 साल के उनके लीडर को, वो बहुत बड़ा लीडर है वो खैरे साहब, हम तो चाहेंगे दोबारा लड़े, फिर हराएंगे उनको इंशाल्लाह। सर, आपने गठबंधन का जिक्र किया, आपने बीजेपी को हराने के लिए गैर बीजेपी फ्रंट बनाने की कोशिश हुई। ऐसे में मजलिस की क्या भूमिका होगी? आपने कहा कि आप लोग अलायंस के ऊपर है, क्या कैसे किसके साथ? भाई साहब, वो लोग बात करेंगे तो कुछ बोलेंगे ना, तो बात करने तैयार है तो बोलिए। वो क्या बोलते हैं कि तुम सिर्फ बैंड, तुम्हारा काम सिर्फ बैंड पार्टी है। आप कभी देखे शादी के बारात में बैंड बजता है? आपकी शादी हुई होगी, तमाम लोगों की बाजा होता है ना, बैंड बाजा। तो बैंड बाजे की जो पार्टी होती है ना, वो जब तक दूल्हा जाता है बैंड बजाते हैं, दूल्हा अंदर जब चला जाता तो बैंड बाजे को बोलते अब जा तेरा काम हो गया घर। हम बैंड बाजे की पार्टी नहीं है। हम तुम्हारा ये इस तरह का बर्ताव नहीं सुनने तैयार है। आप बात करेंगे, हम बात करने तैयार है, मगर आप ये समझ रहे हैं कि हम ही ठेका लेके बैठे हैं। अरे भाई, आप आइडियोलॉजिकली आप बीजेपी से मुकाबला कैसे करेंगे जब आप खुद बोल रहे हैं कि आप हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानते? सर, आपने बोला कि ठाकरे जो गुट है वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और आपने कांग्रेस और एनसीपी को सवाल पूछे। आपके जो पिछले मित्र है प्रकाश आंबेडकर जी, वंचित बहुजन आघाड़ी, वो अभी शिवसेना के साथ, उनको पूछना पड़ेगा, वो साथ में चले गए, उनको यूनाइटेड होने, उनको पूछना पड़ेगा आपको। वो मैं कैसा जवाब दूंगा उनका? वो तो हमको तो बहुत पहले ही छोड़ दिए थे। विधानसभा के चुनाव में हमारा उनका साथ खत्म हो गया। उनको आपको पूछना चाहिए। मगर हम इतना जानते हैं कि बाबा साहिब अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र इस देश के लिए गलत बात है।
ये बाबा साहिब ने कहा था, ये बात कोटेड स्टेटमेंट है उनका, उनको बोलना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि अगर मोदी को हराना है तो देश के सभी मुसलमान। बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब ने नहीं कहा। बाबा साहब अगर आज होते तो बोलते कि संविधान बचाने के लिए मोदी को हराओ, संविधान बचाने के लिए हिंदुत्व आइडियोलॉजी को हराओ। अगर बाबा साहब आज जिंदा होते, मगर हमारे लिए आज भी उनकी बातें जिंदा हैं, वो दुनिया में नहीं है, मगर उनकी बातें हमारे लिए आज भी हम याद रखें। बाबा साहब ने कहा है, 2 दिन पहले के उनका बयान है कि अगर मोदी को हराना है तो देश के सभी मुसलमानों को एक साथ आना होगा। अरे के मुसलमान क्या 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 मुसलमान दूसरे नहीं है क्या समुदाय भारत में है? क्या खाली मुसलमान है? क्या ब्राह्मण नहीं है? क्या ठाकुर नहीं है? क्या बनिया नहीं है? हाँ, क्या रेड्डी नहीं है? क्या कम्मा नहीं है? क्या वेलमा नहीं है? क्या चौधरी नहीं है? क्या जाट नहीं है? क्या राजपूत नहीं है? क्या कुर्मी नहीं है? कुशवाहा नहीं है? इनका नाम लेके क्यों नहीं बोलते? मैं चैलेंज कर रहा हूं। डरते हैं, अगर बोलेंगे तो समाज नाराज हो जाएगा। अरे भाई, आप मुसलमान को आप क्या समझते हैं? बोलो ना इनका नाम लेके, सबका नाम लेके आ जाओ, ब्राह्मण आ जाओ, ठाकुर आ जाओ, राजपूत आ जाओ, बनिया आ जाओ, कुर्मी आ जाओ, कुशवाहा आ जाओ, जाट आ जाओ, गुज्जर आ जाओ। नहीं बोलेंगे, खाली हमारे पीछे मुसलमान मुसलमान है। कितना भाई, कितना इस्तेमाल करेंगे हम लोगों को? आप हमारा बुरा हाल करके रख दिए। सर, इसको किस तरीके से देखते हैं? औरंगाबाद और उस्मानाबाद का जो नाम है, वो उसके बारे में हमारे सांसद साहब ने बहुत अच्छी तरह बयान किया है, और माशाल्लाह से जलने वालों ने उनके पुतले जलाकर उनकी जिंदगी में और इजाफा कर दिया। तो जितना जब पुतले जलाते ना तो बलायात जल जाते, उसमें आने वाली आफतें भाग जाती हैं। मैं तो बोलूंगा प्यारे, और जलाओ और खुद जलो। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र मैं नहीं, ना 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 ना, एक तिहाई जो है अगर जो है ना मिल जाएगा तो ना ना, मुझे आपका नाम नहीं मालूम, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। मुझे आपका नाम नहीं मालूम। क्या यार, आप तो सीरियसनेस रखिए जरा प्लीज। सर, महाराष्ट्र में कस्बा और पिंपरी चिंचवड का जो बाई इलेक्शन हो रहा है, हाँ। उसके एक दिन पहले ही धाराशिव और संभाजीनगर ये नामांतरण जो किया है, वो आपको क्या लगता है पॉलिटिक्स है क्या? नहीं, ये देखिए, ये पॉलिटिक्स भी है, लाजर पलायन भी है। और हो गया बस? हाँ, बोले आपने। तो जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के मुख्यमंत्री जी जो चाय पे चर्चा के लिए उद्धव साहब के पास में आए थे, तो वैसे आप मुंबई में हो, अगर आपको इन्विटेशन दिया जाएगा तो आपका क्या निर्णय रहेगा उसमें? आपको लगता है इन्विटेशन आएगा मुझे? अभी जो और आपको लगता है कि मैं जाऊंगा? अभी जो दौर चल रहा है इस हिसाब से तो हो सकता है। आपको लगता है क्या? सर, केजरीवाल की बात, केजरीवाल ने कहा है कि जो है सिंधिया को अरेस्ट किया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि नहीं मालूम, वो तो बहुत दिन से पुकार रहे हैं, 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 पुकार रहे हैं। संडे की भविष्यवाणी किए थे? हाँ, संडे की भविष्यवाणी किए थे आज सरकार। अब वो भी दावा कर देंगे कि वही बाबा है, थोड़े दिनों में देखना बात। अब वही होने वाला है, वही बात करेंगे। मैं लाइटर वेल में बोल रहा हूँ कि चला देंगे आप लोग। और हो गया? थैंक यू सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, देखिए, एक बात सुनिए, इंशाल्लाह जब तक मैं, अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा और सियासत में रखेगा, मेरी फकीरी में शाही है। मैं जहाँ हूँ खुश हूँ। मेरा जिंदगी का एक ही मकसद है कि लीडर्स पैदा हो दलित मुसलमानों के, कमज़ोरों के, ताकि वो अपने मुकद्दर के फैसले खुद कर सके। मेरा ख्वाब वो नहीं है। जिसको भी है वो पूरा कर ले। अब हो रहा है ना, अब तो 24 के लिए बहुत से दावेदार पैदा हो गए। 1 2 3 4 आप गिनते जाइए। नहीं तो अब अभी देश में ऐसा हो गया ना कि ABCDEFGH IJKL MN ODI हो गया खाली। अब इसके बाद सब खत्म हो गया। एक सवाल पूछती हूँ, फिलहाल उद्धव ठाकरे इनकी जो कंडीशन फिलहाल दिखाई
नहीं, मेरे को तो नहीं लगता। मेरे को तो लगता है कि वो लोग इस बात को लेकर देख रहे हैं कि आपने असेंबली में खड़े होकर कहा था एज अ चीफ मिनिस्टर कि हमारी पार्टी ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, और जब वो बोल रहे थे तो उनके कैबिनेट में कांग्रेस के भी लोग थे और एनसीपी के भी थे, दोनों बैठे हुए थे। उनको फख्र है जो मुंबई में 92 जनवरी में जो हुआ, वो बोलते कि हम लोग थे। वो तो ये देख रहे हैं, वो तो ये भी देख रहे हैं ना कि अपॉर्चुनिज्म देख रहे हैं। वो ये भी देख रहे हैं कि राष्ट्रवादी फडणवीस के साथ चले गए थे, वो भी देख रहे हैं। सब देख रहे हैं कि ये लोग कैसा सत्ता के लिए कर रहे हैं। एक बात समझिए कि यकीनन जब से प्रधानमंत्री भारत के वतन अजीज के नरेंद्र मोदी बने हैं, उस वक्त से ज्यादा मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट हुए हैं, ज्यादा बुलडोजर से घर को तोड़ा गया है जिसमें ज्यादा मुसलमानों के घर हैं, लव जिहाद के नाम पर टारगेट हुआ है ज्यादा मुसलमानों पर, ज्यादा जेलों में डाला गया है यूएपीए में और दूसरे सेक्शन में एनएसए लगाया गया। मगर ये बताइए कि कभी इन पार्टीज का कोई नुकसान हुआ है? भाई मैं तो जेल को जा रहा हूं, खबर को जा रहा हूं, मुझे जली हुई लाश मिल रही है, मेरे बच्चों की स्कॉलरशिप कम कर दी गई, मुझे हर तरह से दबाया जा रहा है। आपको क्या हो रहा है बताइए सेकुलर पार्टीज को? आपको सिर्फ सत्ता में आप नहीं है, आपको सत्ता नहीं है सिर्फ, मगर मेरे को तो ये तो रोज का मेरा है ना, रोज का चैलेंज है मेरे लिए, रोज मेरे लिए एक चैलेंजिंग दिन बन जाता मेरे लिए। आपको क्या, आपका क्या हो रहा है बताइए? आपके बेटे की तो जली हुई लाश नहीं आ रही, आपके भाई को तो लव जिहाद के नाम पर मारा नहीं जा रहा है, आपके परिवार का घर तो नहीं तोड़ा जा रहा है। किसका नुकसान हो रहा है बताइए? आपके पास तो सत्ता नहीं है ना सिर्फ। अगर बीजेपी उनको मना ले तो चले भी जाएंगे, इतने लोग हैं, नीतीश कुमार है, इतने बार डुबकियां लगा के उधर जाके बैठे हैं। तो ये बताइए ना। अच्छा ये बताइए, नवाब मलिक को बेल क्यों नहीं होती, दूसरों को क्यों हो जाती? क्या है, क्या सीक्रेट है बताइए? क्यों नहीं होती नवाब मलिक को बेल? आजम खान का पॉलिटिकल कैरियर पे आप एक क्वेश्चन मार्क लगा दिए। भाई दूसरे भी तो है ना, क्यों? करप्शन सिर्फ क्या आजम खान पे इल्जाम लगा तो क्या उस वक्त के समाजवादी के जो रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट था वो क्यों खामोश बैठे मोदी जी? यहां पर भी तो इरिगेशन स्कैम हुआ था ना, क्या कहा था? 1 लाख कितने का? 1,72,000 करोड़ का, मगर हाथ नहीं लगाते उनको। क्यों? मेरा सवाल है ये, क्यों नहीं हाथ लगाते आप उनको? ये कौन सी मैच फिक्सिंग है आप दोनों की? मेरे को तो सब चीजें मिल रही हैं, मेरे को तो सब चीजें मिल रही हैं। आप तो राजनीति में आराम से बैठे हैं, सुकून से बैठे हैं, आपको कोई हाथ नहीं लगा रहा आपको। ये फैक्ट है, ये भी रियलिटी है। सर एक कानपुर देहात में एक वाकया होता है जिसमें माँ बेटी दोनों जल के, अब आप भी चाह रहे हैं कि मुझे नोटिस मिल जाए, यूपी में काबा में कुछ बोल दूं तो फिर मुझे नोटिस मिल जाए। आप हमारे दोस्त नहीं हैं, ऐसा मत करिए। मुल्ला जी को आप और फंसाना चाह रहे हैं। भाई वो तो मर गए ना। हम शुरू दिन से कह रहे थे कि बुलडोजर से देश नहीं चल सकता, संविधान से चलता है। और देख लिया बुलडोजर चलाने वालों ने कि जान चलेगी माँ और बेटी की, अब जान वापस आएगी क्या? ये आपका जो
एक नया जूरिस्प्रूडेंस आपने शुरू किया बुलडोजर का, देखिए नुकसान हो रहा है, इसको बंद होना चाहिए। क्यों बंद नहीं करते? बुलडोजर चलाएंगे आप, बुलडोजर क्यों चलेगा बुलडोजर? फिर देश का संविधान क्यों है, कोर्ट क्यों है, पुलिस क्यों है? सबको भाई बंद कर दीजिए, आप ताला लगा दीजिए। अब फायदा क्या? अब आप कोई कोर्ट को जाएगा तो वो तो मर गए ना, मां और बेटी मर गए, मैंने जान खो दी, चले गई, जान चले गई उनकी। आवाज उठाने वाले को नोटिस दिया जाना। हाँ, जिसने आवाज उठाई तो उसको नोटिस दिया गया, जिस आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। अच्छा, आवाज उठाना किसका काम है? पॉलिटिकल पार्टी का काम है ना। तो वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो मुसलमानों का इतना वोट लिए हैं, वो मुंह नहीं खोलते और उनको लगता है कि मुसलमानों को खुश करना है तो शेरवानी पहन लो। ये क्या है? ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं आप? बीजेपी को कैसे हराएंगे? आइडियोलॉजिकली बीजेपी को हरा सकते आप। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी हो गया ना? विजुअल से ये बात मत करो, कैच करता हूँ। हाँ, सब चालू रहता हूँ, बाद में ये लोग चलाएंगे।